गुड आफ्टरनून मैम। मैं गुड आफ्टरनून। संत राम कृष्ण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिएशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से हमें अपना समय दिया। एक्चुअली जैसा कि कोविड-19 ने सबको ब्लॉक करके रख दिया है घर में, और एक्टिविटीज़ जो है वो डंप होती जा रही है, सबकी बस खाना और सोना जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में हमारे डायरेक्टर सर ने एक नई क्रिएटिविटी की है कि हम लोग ऐसे में ही स्टूडेंट्स को और जो लेडीज़ घर में है उनको एक्टिव रख सकें, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो वो लेके उसको फॉलो अप कर सकें। नॉर्मली जैसे कि इसका खतरा ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ और बूढ़े और बच्चों के लिए ज़्यादा है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस वक्त अपने रेगुलर चेकअप के लिए नहीं निकल पा रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपसे डिस्कशन करने के बाद सबकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको मिलने वाली है। तो मैम मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ आपको बहुत सारा कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया। समझ सकते हैं कि इस समय जो डॉक्टर्स का रोल है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट का रोल है, वही पूरे देश को बचाए हुए है। तो जो अदर कंट्रीज में जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो रस्ट है, और इंडिया जो है जो अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी अभी तक बचा हुआ है। तो वही मैम मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कोविड-19 जो है ये एक बड़ी समस्या बन गया है। कुछ मिथ्स भी है इसको लेके, लोगों में जो अफवाहें फैली हुई हैं, तो प्लीज़ आप हमको आज इस बारे में बताएं जिससे कि सबकी प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन हो सके। जी मैम। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू रविकांत जी फॉर हैविंग मी। कोरोना एंड प्रेगनेंसी पे वील बी डिस्कसिंग टुडे। तो कोरोना के बारे में अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। मार्च में देयर वाज फियर कि कोरोना क्या है, ये क्या बीमारी है। अप्रैल में हमने लर्निंग करी कि कैसे इससे बच के रहना है, और मई और जून से हमने अब इसके साथ जीना सीखना है। तो अब बात आती है प्रेग्नेंट लेडीज की। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जैसे कि मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूंगी कि उनके लिए क्या रिस्क है। सबसे पहले उनके माइंड में ये आता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस समय कोरोना महामारी इतनी फैली हुई है, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा रिस्क है कि नहीं है। तो कोरोना जो है प्रेगनेंसी में उतना ही रिस्क है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जितना कि एक जनरल पॉपुलेशन के लिए है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतने ही प्रिकॉशंस रखने हैं जितना कि हमने जनरल पब्लिक को अभी तक सिखाया है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजेशन करना। प्रेगनेंसी जो है बच्चे को ट्रांसमिशन जा सकता है, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है। तो अभी तक इसका कोई चांस इतना नहीं, अभी तक स्टडी नहीं हुई है कि इसमें कितना ट्रांसमिशन हो सकता है, बट स्टिल कुछ केसेस में वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। प्लस प्रेगनेंसी जो होती है उसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है हमारी बॉडी की। तो जब इम्यूनिटी लो हो गई तो चांस बढ़ने का रहता है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। प्लस प्रेगनेंसी विद सम कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जैसे आम जनता को, जनरल पॉपुलेशन को ये कोमॉर्बिडिटीज हो जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, उनके लिए कोरोना ज्यादा खतरा वाला साबित हो रहा है, रिस्की साबित हो रहा है। वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज विद हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, उनके लिए कोरोना सिवियर बन सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को अपना इस समय ये ध्यान रखना है कि मैं इस समय लो इम्यूनिटी स्टेट में हूँ, प्लस मेरे अंदर एक लाइफ है जिसमें मुझे उसको ट्रांसमिशन नहीं हो, उसको बचाना है और अपना ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग आती है, मैंने आपसे कहा ट्रांसमिशन, तो एक तो ट्रांसमिशन मैंने कहा वर्टिकल हो सकता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जब 9 महीने बच्चा पेट में है तब इन्फेक्शन जा सकता है, प्लस ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को इन्फेक्शन जा सकता है। और ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक कोई स्टडी नहीं बताया है कि इन्फेक्शन हो सकता है, बट स्टिल जो कोरोना पॉजिटिव फीमेल अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो ये पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि मदर और बेबी को अलग अलग रूम में रखा जाए। बेबी को एक हेल्दी जो उनका फैमिली अटेंडेंट है, जो फैमिली मेंबर है जिसको कोई सिम्टम नहीं है, बच्चे को उसके साथ रखा जाए। ब्रेस्ट मिल्क आप दे सकते हैं, एक्सप्रेस करके दे सकते हैं, जैसे कि पंप से एक्सप्रेस करें या मैनुअली एक्सप्रेस करके, और जो हेल्दी वर्कर है, हेल्दी स्टाफ है या हेल्दी मेंबर है, वो बेबी को फीड करा सकता है।
बट ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने में भी पूरा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। कुछ पेशेंट्स ये एडमिट होती हैं कि मैं ही फीड कराना चाहती हूँ बच्चे को, तो उनके लिए हम कहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें और जितना हो सके बच्चे को अपने इन्फेक्शन से बचाएं। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग हमने डिस्कस किया कि रिस्क कितना है, सेकंड थिंग हमने डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन कितना हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। थर्ड आता है कि बच्चा, जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई और इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, तो मेरे प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करूं कि इसको अबॉर्ट करा दूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे में कोई विकृति आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो अभी तक की जो स्टडीज हुई हैं उसमें ऐसा देखा नहीं गया है कि इसकी वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं या अबॉर्शन हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस, या मुझे इसको सफाई कराने की जरूरत है। सिंपल जैसे कि आप प्रिकॉशन लेंगे और आप अपने आप को और अपने बच्चे को ट्रांसमिशन से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से। अब आती है बात कि हमारी कितनी एंटीनेटल विजिट हो। तो एंटीनेटल विजिट पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे को डॉक्टर से फोन करना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे मान लीजिए मेरा पीरियड मिस हो गया, तो मैंने घर पे एक किट मंगा के टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर को अपने कॉल करिए और उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको अपना पूरा कंडीशन बताइए, ऐसे से मैं पॉजिटिव हो गई, तो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देंगी कि कब आपको मिलना है। ठीक है। सेकेंड, विजिट पे जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक, आप अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। सेकेंड, आप मास्क के बिना ना जाएं। थर्ड, आप अपने साथ एक से ज़्यादा अटेंडेंट नहीं ले जाएं। फोर्थ, आप जाके वहाँ पे जो आपको स्टाफ इंस्ट्रक्शंस देता है कि फॉर्म फिल करना है, सैनिटाइज कराना है, बाहर अपने शूज उतार के शू कवर, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। उसको ना फॉलो करने के लिए जिद नहीं करें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आप भी इन्फेक्शन से बचेंगे और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं तो आप दूसरे को भी इन्फेक्शन नहीं देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर विजिट्स, पहले जैसे हम कहते थे कि 3 मंथ्स तक एवरी 15 डेज, उसके बाद 1 मंथली, फिर लास्ट 7 मंथ में अगेन 15 डेज, तो विजिट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट विजिट, पीरियड मिस हुआ, अपॉइंटमेंट लीजिए, जाइए। सेकेंड विजिट, 3rd मंथ कंप्लीट होने पर तब जाइए, और कोशिश ये करिए कि एक ही विजिट में सब काम करके आ जाएं। जैसे डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करता है, तो एक ही विजिट में करके आ जाएंगे। उससे ये होगा कि कहते हैं आपकी विजिट बाहर निकलना आपका कम हो जाएगा। तो सेकेंड विजिट हम करेंगे 3rd मंथ पे, जो कि डेट स्कैन भी करा लेंगे, चेकअप भी करा लेंगे। थर्ड विजिट हम करेंगे 20 वीक्स पर। ठीक है। फोर्थ करेंगे हम एट द एंड ऑफ 7 मंथ, दैट इज 28 वीक्स। और फिर उसके बाद हम लास्ट विजिट करेंगे 9th मंथ में, चेक कराना है हमको फाइनल। ठीक है। तो ये तो बात हो गई विजिट्स कितना करना है। फिर बात आती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कितने करने हैं, तो मैंने आपको अभी बताया एक डेट स्कैन 3 मंथ्स तक करा लीजिए। डेट स्कैन मीन अर्ली अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि हमारी डिलीवरी की डेट क्या होगी, क्योंकि आगे जाके अल्ट्रासाउंड जो होता है बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से आगे पीछे हो जाती है डेट। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड डेट स्कैन होता है, प्लस हमें ये बताता है प्रेगनेंसी एब्डोमिनल है या इंट्रा यूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन, मीन्स यूट्रस में है या कहीं और ऐसी जगह पे तो नहीं है जो रिस्क है पेशेंट के लिए, तो वो भी पता चल जाता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड को हम कहते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जो कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पूरा बच्चे का हेड टू टो चेकअप होता है, हार्ट, उसका स्टमक, उसकी इंटेस्टाइन, उसका ब्रेन, उसका स्पाइन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग चेक होता है। इसको बोलते हैं लेवल 2। तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको जरूर कराना है आपको। थर्ड अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं जो कि डॉपलर स्टडी होता है, जो कि 7th 8th मंथ में कराते हैं। वो बताता है कि बच्चे को फ्लो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ब्लड फ्लो, और हमारा बच्चा अंदर ठीक से ग्रो कर रहा है। तो ये तो आपके अल्ट्रासाउंड हो गए, ये आपको कराने हैं अल्ट्रासाउंड। फिर आती है बात ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की। तो ये आप जानते हैं कि रूटीन जो होते थे पहले वो वैसे के वैसे ही होंगे सारे, हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, और आपका कहते हैं हीमोग्लोबिन तो 3 बार हम लोग कराते हैं पेशेंट का, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा मोर्टेलिटीज एनीमिया की वजह से होती हैं, दैट इज खून की कमी की वजह से। तो आपको
एनीमिया की जांच करानी है, बाकी ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, यूरिन कराना है, फैमिली हिस्ट्री है जैसे डायबिटीज की, थायराइड कराना है आपको, अपना बीपी वेट ये आपका हर विजिट में चेक होगा। तो विजिट्स को लिमिट कर दीजिए, अपना चेकअप एक ही बार में करा के आ जाइए, ऐसा कोशिश करिए, और अटेंडेंट अपने साथ कम लेके जाइए। तो आप एनीमिया से भी बचेंगे, आप कोरोना से रिलेटेड और कोई इन्फेक्शन होगा उससे भी बचेंगे। कोई भी एनीवन इज टॉकिंग इन बिटवीन? तो ये तो आप कोई है बीच में, कोई बात करना चाहता है? अच्छा ठीक, ओके। अभी कोई नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शंस हो या कोई और इन्फेक्शंस हो या कहते हैं खून की कमी हो, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से टाइम से पहले बच्चा हो सकता है, बच्चा लो वेट हो सकता है, बच्चे की मोर्टेलिटी और मदर की मोर्टेलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो आपको अपने सारे चेकअप जैसे पहले होते वो कराने हैं, प्लस कोरोना के प्रोटेक्शंस लेते हुए सारा वैसे के वैसे काम कराना है। और कुछ आप जानना चाहते हैं? डाइट की बात आती है, तो डाइट जो है, हाँ जी, डाइट जो है जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं पेशेंट को, वीकनेस, घबराहट, चक्कर हो, ग्लूकोज पाउडर या एनर्जल पाउडर देते हैं, और विटामिन ई कैप्सूल देते हैं। तो ये सब अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो रूटीन पहले भी स्टार्ट होती थी, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, ये स्टार्ट करते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका ये कंटिन्यू रहता है। और अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन फिर भी आपका नहीं बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा एडिशनल आपको आयरन इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे कि जब आप टर्म प्रेगनेंसी पे आए तो आपका कहते हैं हीमोग्लोबिन मेंटेन हो और आपको और आपके बच्चे को कोई रिस्क नहीं हो एनीमिया की वजह से या और फैक्टर्स की वजह से। तो ये टेस्ट हम थर्ड ट्राइमेस्टर कराते हैं। डाइट में खूब जो आपकी लोकल जो चीज अवेलेबल होती है वो खानी चाहिए, जैसे इस समय खूब हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं वो लीजिए। विटामिन सी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, तो विटामिन सी के लिए खट्टे फल है, नींबू पानी है, मौसमी जूस है, आंवला है, ये जितना आप लेंगे आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। और प्रोटीन के लिए दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, ये ले सकते हैं। प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको लिख के देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, प्रोटीन पाउडर, वो ले सकते हैं। और D3 की भी टैबलेट्स, इसका भी रोल आ रहा है कोरोना के अंदर, तो D3 भी हम एडवाइस पहले भी करते थे, उसके D3 के बहुत रोल है, और प्लस अभी भी हम इसको पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो ये डाइट का हो गया। रही बात फिर एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज आप इस समय बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो घर में अपने हवादार खुले कमरे में वॉक करें, या छत है आपके पास अच्छी तो उस पर जाके वॉक करें, और लाइट योगा कर सकते हैं आप अपना माइंड और उसको काम रखने के लिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा एंजाइटी बहुत डेवलप हो रही है सब में, ये टेंशन हो रहा है मेरी डिलीवरी कैसे होगी, कोई प्रॉब्लम। तो माइंड को काम रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी भी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस को मेंटेन, स्ट्रेस ना हो उसके लिए योगा, वॉक, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, स्लीप का भी बहुत अच्छा रोल है। प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, दिन में थोड़ा सा बीच में हाफ एन आवर रेस्ट कीजिए, तो उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और आप इन्फेक्शन ही आपको नहीं होगा। प्लस अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई आपके फैमिली में कोई पॉजिटिव मेंबर है, तो आप 14 डेज तक अपॉइंटमेंट अपना जाना उसको पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। और डॉक्टर से अपने कांटेक्ट में रहिए, टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप घर में कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा बच्चा हेल्दी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक वे होता है कि किक मूवमेंट्स काउंट किए जाते हैं घर पे, और वो डॉक्टर आपको सिखाएंगी कैसे काउंट करना है। उससे आप एटलीस्ट ये स्ट्रेस फ्री रहेंगी कि मेरा बच्चा अंदर ठीक है, और अगर अभी मैं 14 दिन नहीं दिखाने जा पा रही हूँ, जैसे मेरे को अभी अपॉइंटमेंट था लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरा बच्चा सेफ है। और डॉक्टर से फोनिक टेलीफोनिक कंसल्टेशन उसमें रहिए, तो उससे आपको टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको ही कोई कॉफ, फीवर या कोल्ड या ब्रेथलेसनेस कुछ ऐसे सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए भी आप डॉक्टर से फोन पे बात करिए और 7 डेज घर पे ही रेस्ट करिए। जब आप सिम्टम फ्री हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं दिखाने। अगर आपके सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं,
सिवियर होते जा रहे हैं तो फिर आपको जाके चेक कराना ही पड़ेगा कि कहीं और कोई बात तो नहीं। तो इस तरीके से आप थ्रू आउट अपना 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में ध्यान रख सकते हैं। फिर डिलीवरी के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि मेरी डिलीवरी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, जिससे मुझे लास्ट मोमेंट पे ये टेंशन ना हो कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो डॉक्टर से अपना 9th मंथ की विजिट होती है 36 वीक्स पे, उस पे जाके ये सब कुछ अपना डॉक्टर से क्लियर कर लीजिए, जिससे कि लास्ट में आपके केस में कोई प्रॉब्लम। तो ये मेरा एक वो रहा पूरा ओवरव्यू कि कैसे 9 मंथ्स में आप अपना ध्यान रख जी मैम। सकते हैं। जी मैम, कुछ लोगों की क्वेरीज है, जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी यूरिन इन्फेक्शन। डॉक्टर हमारे साथ सुरभि यादव का प्रश्न है ये कि Okay. आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे को हर मतलब आफ्टर डिलीवरी आफ्टर 2 मंथ्स मुझे यूरिन इन्फेक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या कोई रीजन ऐसा जिसकी वजह से ये उनको प्रॉब्लम, जबकि वो घर में ही है और लॉकडाउन के कारण बाहर निकली भी नहीं है डिलीवरी के बाद से, तो ये वो जानना चाह रही हैं कि उसके लिए उनको क्या करने की जरूरत है, किस तरह का प्रिकॉशन है। उनकी डिलीवरी जहाँ पर भी हुई है वहाँ पे वो कंसल्ट करें और डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी फॉर यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन। अगर उससे उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो फिर उनको एक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट होती है वो करवानी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि कौन सा उनको इन्फेक्शन है और किस मेडिसिन से ठीक होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कभी ये एंटीबायोटिक लिया, कभी वो एंटीबायोटिक लिया, उससे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके इन्फेक्शन कर रहे हैं, यूटीआई कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती है और हम प्रॉब्लम में रहते हैं। तो उसके लिए अभी आप निकल सकते हैं, आजकल तो अब अलाउड है और पूरे प्रिकॉशन जैसे मैंने आपको समझाए उन सारे प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए, और इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि हॉस्पिटल में मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहकर पूरे मेजर्स ले रहे हैं कि उन्हें भी ना हो, उनके स्टाफ को भी नहीं हो और आप लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो। तो हॉस्पिटल जाइए और अगर आपकी डॉक्टर सजेस्ट करती है कि एक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट करा लीजिए, तो वो करा के जो बैक्टीरिया आता है इस मेडिसिन से उसकी सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी आई है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगी और आप उससे फ्री हो जाएंगी, इन्फेक्शन से एक कोर्स लेने से ही फ्री हो जाएंगी आप। तो ये जो यूरिन इन्फेक्शन है, कई लोगों को जैसे मैं ही हूँ यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट, तो वो आफ्टर सर्टेन सम टाइम वो बार बार हमारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी रिपीट होता रहता है। हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, वॉश भी यूज कर रहे हैं जो प्रिस्क्राइब हैं, जो भी मेडिसिन हैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब वो सब ले रहे हैं, तो मैम उसका क्या रीजन होता है कि वो बार जो है मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो आपके जो अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपका बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है। जैसे आपने कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि जैसे इससे मैं लास्ट टाइम ठीक हो गई थी, चलिए मैं इसी से प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन मंगा लेती हूँ, तो वो लास्ट टाइम उसकी सेंसिटिविटी मान लीजिए बहुत अच्छी थी, आप ठीक हो गए, लेकिन अब वो बैक्टीरिया वो दवाई खा के रेजिस्टेंट हो चुका है, अब उस पर वो मेडिसिन वर्क ही नहीं कर रही है, तो आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से नहीं ठीक हो रहा, आप 50-60% ठीक हुए, आपको रिलीफ मिला, फिर आपने वो कोर्स ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से बॉडी में वायरस बैक्टीरिया रह जाता है और आपको रिपीटेडली बार बार यूटीआई होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराइए और उसका जितना कोर्स है उसको प्रॉपर पूरा फॉलो करिए, जिससे कि वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। उसके बाद ही कहते हैं आपको स्टॉप करना है, डॉक्टर की जब तक एडवाइस नहीं हो मेडिसिन बीच में स्टॉप नहीं करें। इस तरह से आपका इन्फेक्शन बिल्कुल आप जी जी मैम प्लीज। बस मैं यही कह रही थी कि एक बार कल्चर सेंसिटिविटी करा लीजिए अगर रिपीटेड यूटीआई हो रहा है। और वॉश की बात है तो वॉश तो जो है जैसे आप समझते हैं कि ज़्यादा फेस वॉश करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसे हमारी बॉडी पे पूरी स्किन में ना अब नॉर्मल फ्लोरा होता है, समझ लीजिए जैसे कि गेट कीपर्स होते हैं ना कि अंदर इन्फेक्शन जाने से रोकते हैं, जैसे अंदर किसी को जाने से रोकते हैं, तो ज़्यादा वॉश का यूज नहीं करना चाहिए, उससे
ड्राई हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन और वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है टू इन्फेक्शन। तो जैसे ये होता है कि एक बार हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट उसको अपने आप बार बार उसको, चलो इन्फेक्शन हुआ, ये ट्यूब लगा लो, ये कहते हैं रेगुलर वॉश कर यूज लो, करने लग जाते हाँ बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मेडिकल स्टोर से या अपने आप पुराने प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन कभी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए। और इस समय सब डॉक्टर्स बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप फोन भी करेंगे ना, टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहेंगे, सबकी वेबसाइट्स पे उनके नंबर हैं कि इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप करिए। क्यों आप अपने आप प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन मंगाते हैं? बात समझ रहे हैं? तो आप उससे जी जी। करिए तो एक बार में ही ठीक हो जाएगा। और मैम जो ये कोविड-19 का एक ये थ्रेट जो है, नॉर्मली हम लोग न्यूज़ पे भी देख रहे हैं और मतलब रेगुलर ये सुनने में आ रहा है कि जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन लोगों को थोड़ा-सा खतरा ज़्यादा है। तो और लेडीज़ में नॉर्मली विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कैल्शियम की एक सर्टेन एज 30 क्रॉस करने के बाद शो होने लगती है। तो वो विटामिन डी के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो किस तरीके से वो उसको अपना अगर विटामिन डी का हेल्थ पे रोल, जा रहा है विटामिन डी बेस में, विटामिन तो डी किस का रोल तो पिछले कुछ तरीके से वो कुछ उसको सालों से, हाँ, विटामिन डी का रोल तो पिछले जी कुछ सालों से बहुत स्टडीज हुए हैं। और विटामिन डी लेवल्स पेशेंट के बहुत चेक भी कराते हैं हम लोग। तो विटामिन डी का रोल तो बहुत, सब मतलब समझ लीजिए डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बोन प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बॉडी एक रहना, ये सब तो बहुत टाइम से हम पेशेंट्स को जी कर जी रहे हैं जी। प्रिस्क्राइब। और इसमें भी एक स्टडी में आया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो वो आप दीजिए। तो विटामिन डी थ्री के टैबलेट्स आते हैं, बहुत इजी है इसको तो लेना। विटामिन डी थ्री के टैबलेट्स आते हैं, वीकली लीजिए अगर बहुत डेफिशिएंसी है, उसके बाद फिर फोर्टनाइटली एवरी 15 डेज और फिर वंस अ मंथ करके वो एक बार और दोबारा लेवल्स चेक करा लीजिए कि मेरा नॉर्मल हो गया है या विद इन द नॉर्मल रेंज आ गया है। तो विटामिन डी थ्री लेना बहुत ईजी है आजकल, तो बहुत अच्छे टैबलेट्स या सैशे फॉर्म में आता है, तो आप ले सकते हैं। विटामिन डी थ्री हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, इस सबका बहुत अच्छा रोल आ रहा है कोरोना में भी। तो ये तो हम दे ही रहे हैं एज अ इम्यूनिटी बूस्टर्स। पर है हम हाँ जी, मैम, सोनिया जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि विटामिन डी और जिंक और ये जो विटामिन सी के लिए आप बोल रहे हैं, तो ऐसे कुछ सोर्सेज जो हम अपनी डाइट में मेडिसिन के अलावा इंक्लूड करके उसका जो लेवल है वो आप कर सकते हो। मैं बताया मैंने आपको, जैसे कि नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपका जिंक का। और अगर नॉन वेज नहीं लेते हैं, एग है, और कहते हैं विटामिन सी के लिए आपके मैंने बताया खट्टे फल हैं सब, नींबू है, मौसमी है, आंवला है, च्यवनप्राश। अभी आप इंडिया वो आईसीएमआर की उस पे वेबसाइट पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी कह रहे हैं कि च्यवनप्राश डेली लीजिए आप। तो ये आपके, इससे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे आपको। और बाकी बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स भी आते हैं, प्लस हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, एग्स नॉन वेज है, दालें हैं, ये सब लीजिए, इससे आपकी कहते हैं ये कमी पूरी हो जाएगी। मतलब मैंने आपसे कहा कि जो भी लोकल डाइट है, लोकल फ्रूट्स, लोकल वेजिटेबल्स जो आपके यहाँ अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से लीजिए। जंक फूड तो इस समय वैसे भी नहीं खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीजें, चीनी चीनी मैदा चावल, जितनी भी वाइट है ये चीजें अवॉइड करिए। और ज्यादा कहते हैं प्रोटीन के सोर्सेस प्लस हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, दालें, इन पे स्ट्रेस दीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जी, हमारे साथ एक व्यूअर्स हैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, वो ये बोलना चाह रही है कि वो कि 2 मंथ्स प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग कोविड-19 अगर फिर से लॉकडाउन हो जाता है, तो उनको कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल रहेंगी, उनको करनी चाहिए? अभी तो 2 मंथ्स अगर प्रेग्नेंट है तो मैं उनको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि अभी वो वॉकिंग करें, वॉक कर सकती हैं और लाइट योगा कर जी, सकती हैं, और कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करें।
क्योंकि अभी तो बच्चा कहते हैं बहुत ही छोटा है, तो पहले कहते हैं प्रेगनेंसी को अच्छे से ग्रो करने दीजिए। तो वॉकिंग इज द सेफेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग से पूरी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा मेंटेन रहता है, और वॉकिंग अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। योग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज से माइंड रिलैक्स होता है और ब्लड फ्लो उससे भी बॉडी में इंक्रीज होता है, प्लस ब्रेन भी आपका, माइंड भी काम होता है। तो आप उसको योग कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते जी, एक व्यूवर्स और हैं, रितु शर्मा। शी इज़ 5 मंथ प्रेग्नेंट और वो हैं। ये पूछना चाह रही है कि उनको डॉक्टर जो है बार-बार अल्ट्रासाउंड का सजेशन कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है आपको। तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बेबी को इफ़ेक्ट होता है और उसको जॉइंटिस हो जाता है पैदा होते ही। तो मैम ये सब चीज़ें वो जानना चाहती है कि ये एक मिथ्स है या एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं है। एक्सरे नहीं कराते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि पेशेंट को कंडीशन ऐसी है कि उसको कोई और डिजीज है, रिस्क है लाइफ को, तो एक्सरे भी कई बार कराना पड़ता है, लेड एप्रन पहना के कराया जाता है। बट अल्ट्रासाउंड इज सेफ। पहले तो अल्ट्रासाउंड इससे भी ज्यादा कराते थे, अभी भी अगर कोई साथ में बीच में प्रॉब्लम होगी तो कराना ही पड़ेगा। बट अभी आप, मैंने जैसे बताया कि 3 अल्ट्रासाउंड भी करा लेंगे तो आप 9 मंथ्स अच्छे से ले जाएंगे अपना थ्रू आउट प्रेगनेंसी, अच्छे से टाइम काट लेंगे। तो अगर उनसे ये पूछिए कि उनके अभी एक अल्ट्रासाउंड हुआ भी है कि एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि 5th मंथ में तो उनका सेकेंड अल्ट्रासाउंड का टाइम हो चुका है, एक उनका डेट नहीं, स्कैन एक्चुअली होना। उन्होंने ये लिखा है कि एक जो अल्ट्रासाउंड था वो उनका हो चुका है पहले और उसके हाँ, बाद वो नहीं गए हैं, ये ड्यूरिंग कोरोना वो नहीं निकली हैं घर से। तो वो यही जानना चाह रही थी कि मेरे बेबी पे उसका क्या गलत इफेक्ट हो सकता है। और मैं डॉक्टर से जब भी बात करती हूँ तो मुझे ये बोलती है कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो ये तो नहीं कि मैं बार-बार अगर कराऊँगी तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे बेबी पे? नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा बेबी पे, अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ है। प्लस आजकल तो अल्ट्रासाउंड के लिए अगर आप जाएंगी ना, तो आप देखेंगे डॉक्टर्स ऐसे एंट्री भी नहीं दे रहे हैं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट वो भी अपॉइंटमेंट से दे रहे हैं। और पेशेंट को हम यही सजेस्ट करते हैं, पहले कॉल करिए वहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे और अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए वो आपको बताएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट, कई जगह अपना शीट, अपना टॉवल कैरी करके ले जाना है अपना आईडी के अलावा, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि वो भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। तो डॉक्टर्स भी पीपीई किट पहन के कर रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ भी पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करके कर रहा है काम, और आप भी अपने पूरे प्रिकॉशन लेके अपॉइंटमेंट लेके जाइए, तो कोई रिस्क नहीं है अल्ट्रासाउंड कराने। जी, एक व्यूअर्स है नेहा जैन, जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट है और वो उनका ये कहना है कि उनको कंटिन्यूअसली डॉक्टर ने बोला कि वाटर लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। तो उसके लिए कलर डॉपलर भी उन्होंने कराया है, तो उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन आया है और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी दिया है 5 डेज उनको एडमिट करके। तो शी वांट कि अब मुझे अपने घर पे ही रह के, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे तो मैं आ गई हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए 9 मंथ तक मुझे क्या प्रिकॉशंस और क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? डाइट में तो बहुत लिक्विड्स फ्लूइड्स लीजिए, उनसे यही सजेस्ट करूंगी, नारियल पानी, छाछ, दूध, दाल, सूप, जितने लिक्विड्स फ्लूइड ले सकती हैं वो लें। और डॉक्टर ने उनको कुछ जी, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होंगी जिससे कि उनका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा और कम नहीं होगा। तो मेडिसिन को स्टॉप नहीं करें, जैसे उनको सजेस्ट किया गया है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और अगर उनको फीटल मूवमेंट्स कम लगते हैं, क्योंकि ये साइन है, अगर आसपास पानी कम हो रहा है तो कई बार मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, तो इमीडिएटली जाके चेक कराएं। और फीटल मूवमेंट्स ठीक चल रहे हैं और अपना वो ट्रीटमेंट प्रॉपर फॉलो कर रही हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स घर में ले रही हैं, डाइट प्रॉपर ले रही हैं, तो घर में वेट कर सकती हैं। लेकिन लास्ट के मंथ्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि रिस्क है, जो पेशेंट खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकती है, वो है फीटल मूवमेंट्स। अगर फीटल मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब पानी और कम हो गया है। आप इसको एक तरह से कंपेयर करिए, एक मछली है, वो 1 ग्लास पानी में है तो कितना अच्छा घूम रही है, और आधे ग्लास पानी में है तो उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो अगर आपका वाटर लेवल कम होगा, लाइकर अंदर रिड्यूस हो रहा है, ऑलिगोहाइड्रोमिनोस हो रहा है,
तो बच्चे के मूवमेंट्स आपको अपने आप फील होगा कि पहले इतना घूमता था अब कम घूम रहा है, तो जाके चेक करिए। और ऐसे कंडीशन में तो बार बार अल्ट्रासाउंड करा के देखना पड़ता है कई बार कि कहीं और रिड्यूस तो नहीं हो गया है। टाइम से पहले डिलीवरी तो प्लान नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि हम हेल्दी बेबी को बाहर निकाल लें, उसको अंदर ही कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो घर पे वेट करें, कोई टेंशन नहीं है, बस ट्रीटमेंट प्रॉपर फॉलो करें, फ्लूइड्स ज्यादा लें और फीटल मूवमेंट्स पे चेक रखें अपना। कैसे चेक करना है तो ऐसे में डॉक्टर से, जी कैसे चेक करना है एक बार अपनी मैम, डॉक्टर से सीख लें कि कैसे मुझे घर में फीटल मूवमेंट्स काउंट करना। तो मैम ऐसे में एनर्जल या इलेक्ट्रॉल इसकी रेगुलर और मैंने कहा ना फ्लूइड्स इसको हैं, लेना जैसे कि क्या आप बेनिफिशियल रहता है नहीं, या ओके अगर फ्लूइड्स आपका आर बीपी, डिफरेंट। हाँ, अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आप एनर्जल भी ले सकते हैं, सोडियम वाला प्रिपरेशन है ये। अदरवाइज मैंने बोला जैसे जो नॉर्मल है, सूप है, दाल है, नारियल पानी है, जूस है और दूध है, छाछ है, सब चीजें लीजिए आप, जितना भी फ्लूइड घर में है, और ये सब न्यूट्रिशन भी देगा आपको। एनर्जल में तो आपको ग्लूकोज प्लस सोडियम और पोटेशियम ये मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी ले सकते हैं। प्लस घर के जितनी भी चीजें हैं उनको लीजिए। जी डॉक्टर चांदनी कौन है, उनका पूछना है कि आफ्टर 30 प्लस जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी नॉर्मली वर्किंग लेडीज की इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत लो होती जाती है। ऐसे में वर्किंग प्लेस पे जाना और फिर कोविड-19 के माहौल में तो हमको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या ऐसा क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए कि हम वहाँ भी एक्टिवली रह सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें? सबसे पहले तो एक्सरसाइज को डेली रेजिम बना लीजिए। एक्सरसाइज जैसे जैसे एज ग्रो करेगी वैसे वैसे आपको फ्लेक्सिबल रखेगा, आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपके लंग्स, प्राणायाम को और डिफरेंट क्रियाज, आजकल तो टीवी ऑन करिए और सब ऑनलाइन इतना सब कुछ है, आप सीख सकते हैं कि कैसे मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, कैसे प्राणायाम करना है। मेडिटेट करा करिए, थोड़ी देर दिन में टाइम निकालिए। सबसे पहले मी टाइम कर लीजिए, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, एज ग्रो हो रही है, थोड़ा अपने सेल्फ के लिए टाइम निकालना सीखिए। जब आप अपने लिए हाफ एन आवर डे में निकालेंगी, उसमें आप थोड़ी देर मेडिटेट करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार करिए, जॉगिंग करिए, जो आपको सही है, बट मेक इट अ रूटीन। एक दिन 2 दिन करा, उसको छोड़ दिया, इससे नहीं चलेगा। तो एज यू आर एजिंग, एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन बना लीजिए। उससे आपका, आप देखिए कि आपको बहुत बेटर फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि अपने आप को डाइट भी अपनी निग्लेक्ट मत करिए कि पहले इन्होंने खा लिया, इसने खा लिया, उसने खा लिया। अपना भी एक रूटीन बनाइए, प्रॉपर फॉलो करिए। मुझे मिल्क लेना है, मुझे कर्ड लेना है, मुझे दाल लेनी है, मेरा प्रोटीन सोर्स हो गया, मेरा कहते हैं कैल्शियम का सोर्स हो गया, पनीर हो गया, दूध दही, ये सब डेली आपको लेना है ये सब। और फिर भी आप जैसे वर्किंग है, लॉन्ग आवर्स की वर्किंग है और आप कहते हैं बीच में अपना नहीं ध्यान रख सकती हैं, तो भुने हुए चने हैं, फ्रूट्स हैं, वो अपने साथ कैरी करिए और वो आप ले सकते हैं। वो भी आपका एनर्जी, एक तो इंस्टेंट एनर्जी देंगे आपको, प्लस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। प्लस थोड़ा सा अगर फिर भी आपकी एनर्जी लेवल आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट दैट एनर्जेटिक, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी। रिसर्च होती थी, तो आप थोड़े से डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लिखवा सकते हैं, कुछ टाइम तक ले सकते हैं उसको। मल्टी विटामिन आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम आता है, तो डॉक्टर आपको ये देख के जी सजेस्ट करेगा कि आपको किस चीज की कमी। जैसे मान लीजिए मुझे अभी आयरन, हीमोग्लोबिन है लो है मेरा, तो मैं दिन भर एग्जॉस्टेड सा फील करती हूँ, मुझे थकान थकान रहती है। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट सजेस्ट किए, मैंने देखा मेरा तो हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो मैंने, डॉक्टर ने मुझे आयरन सिरप या टैबलेट फॉर्म में किया, मुझे एकदम से बेटर फील होगा कि अच्छा, दैट वाज द रीजन कि आई वाज फीलिंग दिस वे। तो आप उस तरह से एक जी बार कंसल्ट कर लीजिए और उसको फिर अपना एक रूटीन बना लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म तक, आजकल तो 40 इज दी कहते हैं ना कि न्यू वो है, और 50 में आप अभी होते हैं, 60 इज द न्यू 40 हो गया आजकल। तो आप अपने आप को लॉन्ग टाइम तक फिट रख सकते हैं, दैट इज इन योर हैंड्स। एक क्वेश्चन है मैम जिया अनेजा का
उनका ये कहना है कि आफ्टर डिलीवरी और शी इज वर्किंग, तो उनका ये कहना है कि मेरी डाइट बहुत बैलेंस है, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, पर मैं क्या कहते हैं वेट गेन करती जा रही हूँ। नॉर्मली यही वुमेन्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग जो है इतना नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वेट जो है वो गेन होता जा रहा है। तो वो ये जानना चाहती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम जो वेट गेन करना है वो स्टॉप हो जाए। देखिए, ये तो आजकल बहुत जिम और डाइटिशियन का रोल बहुत आ गया है इसमें। डाइटिशियन आजकल हर गायनेकोलॉजिस्ट सेंटर में भी आपको मिल जाएंगी, हॉस्पिटल्स में आप जाके उनसे अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं कि मेरे कैलोरीज कितने जा रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और मेरे कितने कैलोरीज मैं कहते हैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये सब आपका डाइट चार्ट से क्लियर हो जाएगा। प्लस मैंने जैसे कहा, एक्सरसाइज को अपना बनाइए डेली रूटीन। एक्सरसाइज सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। अगर आप अभी आपका वेट नहीं लूज हो रहा है तो डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइज आप सीखिए कि कैसे करनी है। और जैसे आर्म्स फ्लैबी हो गए हैं, एब्डोमेन का फैट, थाइज का फैट नहीं जा रहा है, तो उसको आप सीखिए कि मुझे इसको कैसे लूज करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं। और डाइट में से सब जो चीजें आपको स्लो टू, जैसे मेटाबॉलिक रेट होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि हमारी बॉडी कितना ज्यादा जल्दी उसको डाइजेस्ट करती है फूड को। तो जैसे जो चीजें मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं, जैसे कि चीनी, मैदा, आलू, चावल, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि मेटाबॉलिक रेट को स्लो करती है, उनको कम कर दीजिए। तो उसको और ज्यादा फ्रूट्स और कहते हैं वेजिटेबल्स और सूप, ऐसी चीजें ज्यादा लीजिए तो एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और वेट गेन भी नहीं होगा। प्लस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, आपका वेट धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू लूज, बट हाँ, बहुत स्टबन फैट हो जाता है लॉन्ग टर्म। बहुत टाइम बाद आपको याद आता है कि अरे अब मेरा बहुत बढ़ गया है, तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। अगर जैसे अभी बढ़ने लगा है, अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं उसको। तो जब भी आपको ये फील होता है कि मेरा बढ़ रहा है, तभी से स्टार्ट हो जाइए। ये भी बेटर रहेगा। हम एक्चुअली बहुत लेट कर देते हैं ये जजमेंट करने में कि एक्चुअल में रीजन क्या है और क्या चल रहा है। एक्चुअली जो लेडीज होती है वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, पूरी फैमिली का रखती है, तो यही एक इशू आ जाता है। मैम, ये हैं मिसेस कॉन्ड्रिक हैं, वो पूछना चाह रही हैं कि उनको थायराइड का इशू था। फर्स्ट टाइम उन्होंने चेक कराया, उन्होंने मेडिसिन लेना शुरू किया और उसके बाद उनका थायराइड जब भी उन्होंने डायग्नोज कराया तो हमेशा उनका जो है वो नॉर्मल लेवल आता है। तो क्या उनको मेडिसिन रेगुलर लेने की जरूरत है कि अब उनको क्विट कर देना चाहिए? नहीं, अपने आप से क्विट नहीं करना है। जो भी डॉक्टर है वो सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा कि अगर फिर भी आपकी एनर्जी लेवल, जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, उनसे कहते हैं कंसल्ट करें और डॉक्टर उनकी रेंज देखेंगे कि किस रेंज में है उनका थायराइड लेवल और सजेस्ट करेंगे। अपने आप से मेडिसिन कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो, ये सब ट्रीटमेंट कभी अपने आप स्टॉप नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर से अपने कंसल्ट करिए, जो भी फिजिशियन को वो करवा रही हैं चेक, उनसे मिलें और उनसे आगे एक बार मिल लीजिए बस। अगर नॉर्मल आ चुका है तो वो बता देंगे कि इतने पे आप कंटिन्यू रखिए, तो आपका कहते हैं ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगा लेवल। और थायराइड भी मैंने जैसे बताया कि मेटाबॉलिज्म को बहुत इफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी में भी थायराइड का बहुत रोल है। अबॉर्शंस होना, मिसकैरेज होना और टाइम से प्री टर्म डिलीवरी होना, या कई बार बच्चे में कहते हैं विकृति आना, आईयूडी होना जैसे इंट्रायूट्राइन, तो थायराइड लेवल तो आपको मेंटेन रखना ही और अपने आप मेडिसिन स्टॉप नहीं करना। मैम, ये रचना नासा है, ये पूछना चाह रही है कि अगर फर्स्ट टाइम चाइल्ड जो है अगर वो अबॉर्ट हो जाता है या डॉक्टर ऑपरेट करके उसको अबॉर्ट करता है किसी रीज़न से, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है या कोई और रीज़न है, तो क्या सेकंड टाइम उनको प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसा एक मेंटलिटी बन जाती है। नहीं, मेंटालिटी नहीं बनती है, चांसेस होते हैं। आफ्टर फर्स्ट अबॉर्शन चांसेस होते हैं 75% कि सेकंड टाइम भी अबॉर्ट हो सकता है। तो सेकंड जैसे आपका अबॉर्शन हुआ है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पीरियड आता है तो डॉक्टर के पास जाइए और उनसे, दोनों हस्बैंड वाइफ जाइए
और अगर आपकी मदर इन लॉ घर में है डिसीजन मेकर, तो उनको भी लेकर जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करिए जी जी कि मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इस तरह से कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि फोलिक एसिड है, वो प्री टर्म हम स्टार्ट कर देते हैं 3 महीने 2 महीने पहले। प्री टर्म मतलब प्री प्रेगनेंसी जैसे, तो कंसेप्शन प्री कंसेप्शन स्टार्ट कर देते हैं 2-3 महीने। तो आप उससे पहले डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये टैबलेट स्टार्ट कर दीजिए, ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। और अगर इन्वेस्टिगेशंस में जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई कंडीशन आती है, थायराइड आता है या आपके जी प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी आपका लॉस हो गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन की भी टैबलेट्स आपके ल्यूटियल फेज दैट इज फॉर्म 16 डे से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी प्री कंसेप्शन, दिन चढ़ने से पहले। तो वो सब चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे नेक्स्ट टाइम आपके चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ये तो नहीं कह सकती कि 100% फिर श्योरिटी हो जाती है, बट फिर भी अगर आप पहले से सब जी प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये सेम प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो बहुत जरूरी है। फर्स्ट अगर मिसकैरेज हुआ है तो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट साइकिल में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। जी मैम, मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद दूं जो आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना इतना सारा समय हमें दिया और बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया। मैं हमारे डायरेक्टर श्री रविकांत चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मैम का धन्यवाद ज्ञापन दें। मैं पहले बताना चाहूँगा कि संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय और स्पा क्रिएशन मिल करके हम लोग ई समर कैंप चला रहे हैं। ई समर कैंप का ही एक पार्ट है कि हम लोग 7 दिन में 7 डॉक्टर पब्लिक के सामने लाएंगे और जो उनकी क्वेरीज है उनको पूरा करते हैं। आप मेरी बड़ी बहन है और आपने इतना इम्पोर्टेंट समय इस समय पब्लिक के लिए और संस्थान के लिए दिया है। धन्यवाद कि आपकी बड़ी बहन है कॉलेज भी आपको, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि जितने भी पब्लिक ने लिखा है और उन्होंने जो अपनी क्वेरी दी उसका जो आपने अच्छे तरीके से समझाया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ करी। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू रविकांत जी, थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर टू बी विद यू। बहुत अच्छा लगा मुझे तो वैसे भी। नहीं, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है ये इस तरह के प्रोग्राम्स करना, और अगर लोग बेनिफिट हों तो इससे अच्छी बात क्या है। इस समय लोग निकल नहीं पा रहे हैं और इस तरीके से कुछ भी 5-6 भी अगर बेनिफिट हो गए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।